नमस्कार। विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कुंडली विश्लेषण लेके आए हैं। आज हम करेंगे राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण। लेकिन ये विश्लेषण करने से पहले मैं आप सबको ये फिर से बता दूं कि मैं एक आम आदमी हूँ, न मुझे किसी भी राजकीय पक्ष से न कोई लेना न देना कुछ भी है। मैं ये ज्योतिष के ज्ञान से और ज्योतिष के जो नीति नियम हैं, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसके हिसाब से ये कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। दूसरी महत्व की बात कि आपको ये मेरा विश्लेषण ज़रूर पसंद आएगा, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में या फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 25-30 मिनट का। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि शांति से आप ये विश्लेषण ध्यान से देख सके और सुन सके। और राहुल गांधी जी का जो बर्थ डिटेल है वो है 19 जून 1970, 19 जून 1970। समय है दोपहर का 2:28। स्थान न्यू दिल्ली। गूगल पर सर्च मारने के बाद काफ़ी जगह से मैंने पता करने के बाद ये टाइम देखा है और ये इस टाइम के मुताबिक कुंडलियाँ उनकी देखी गई है। तो यही कुंडली, ये समय की जो कुंडली बनती है तुला लग्न की, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी, उस कुंडली के मुताबिक हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपन कुंडली पर। तो सबसे पहले ये उनकी कुंडली है, उसमें ये तुला लग्न है और तुला लग्न में ये ग्रह की स्थिति कुछ इस तरह है। गुरु है तुला में, चंद्र है धन में, राहु है पंचम भाव में कुंभ में, शनि मेष में, बुध वृषभ में, सूर्य मंगल मिथुन में, शुक्र कर्क में और केतु सिंह राशि में। अब इनका स्टेप बाय स्टेप हाउस वाइज, भाव वाइज हम विश्लेषण करें उससे पहले उनकी कुंडली का जो मुख्य जो सार है या जो हार्ड है, उसका जो हार्ड पॉइंट है, जिसकी वजह से ये राज सत्ता से जुड़े हुए हैं, राजकीय बाबतों से जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा राजयोग है, उसकी एक झलक हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, कुंडली में इनका लग्न तुला लग्न वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम यानी यही तुला लग्न उनकी जन्म कुंडली में भी है और नवमांश कुंडली में भी तुला लग्न ही है। उसके साथ गुरु जो है तुला में लग्न में बैठा हुआ, वो भी वर्गोत्तम है, यानी नवमांश में भी तुला में ही गुरु है और जन्म कुंडली में भी तुला में ही गुरु है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट आ गया। अब उसके ऊपर और चार चांद लगता यहाँ पर है कि लग्न में गुरु है, पहले ही भाव में गुरु हो गया। गुरुदेव के बैठने, बृहस्पति के होने से कुंडली के कई सारे दोष या शुभ अशुभ प्रभाव को वो अपने आप काफ़ी हद तक नाबूद कर देता है। क्यों? या कम कर देता है। क्यों? क्योंकि गुरु वहाँ से सीधा पंचम भाव जो कि एक त्रिकोण भाव है, सप्तम भाव जो कि एक केंद्र का भाव है और नवम भाव जो कि अगेन एक त्रिकोण का भाव है, ये सब जगह पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बिखेरते रहते हैं। तो कुंडली को अपने आप एक अलग से अलौकिक बल प्राप्त होता है और बलवान कुंडली हो जाती है। दूसरी बात, लग्नेश जो है शुक्र,
वो भी केंद्र में ही है, तो ये भी एक अति शुभ योग है। तीसरी बात, चौथी बात, तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, क्योंकि शनि चतुर्थेश पंचमेश का स्वामी होने से प्रबल योग कारक बनता है और वो भी केंद्र में स्थित है, और उसके ऊपर गुरु जी की, बृहस्पति की कृपा दृष्टि है, यानी ये भी एक अद्भुत शुभ योग बन रहा है। उसके बाद जो राज सत्ता या राजकीय कार्यों से हमेशा जुड़े रहना, ये जो है वो कुंडली में नवम भाव में सूर्य जो है उसके पर प्रथम भाव से बैठा हुआ गुरु की दृष्टि जो उनको राज सत्ता और राजकीय कार्यों में हमेशा ले जाता है और उसमें कुछ हद तक सफलता भी देता है। तो ये हो गया कुंडली का एक मोटा मोटा मुख्य, उनका जो बड़े बड़े योग कुंडली के जो अच्छे देखा जाए, तो ये बताने का मैंने कोशिश किया। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब हम डिस्कस करते हैं भाव के अनुसार, एक एक भाव, प्रथम भाव, दूसरा भाव, वो उसका थोड़ा सा डिटेल में विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कुंडली में तुला लग्न है, और तुला लग्न में गुरु वो भी चित्रा नक्षत्र में है, और लग्ने शुक्र है, और लग्न पर दोनों शुभ ग्रहों का प्रभाव है, यानी लग्न में बृहस्पति शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, और लग्नेश भी एक शुक्राचार्य है, वो भी एक शुभ ग्रह है। दोनों गुरु है, एक देवों के गुरु, एक दानवों के गुरु, यानी दोनों टीचर है। इससे यह दर्शाता है कि इनके अंदर एक आकर्षक चेहरा और आकर्षक व्यक्तित्व है और सौम्यता है, क्योंकि लग्न एवं गुरु दोनों ही खास करके चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र का मतलब एक बहुत ही खूबसूरत चित्र, और उसका एक सिंबल है मोती। तो मोती की तरह सुंदर एवं आकर्षक एक उनका एक व्यक्तित्व या उनका चेहरा, पर्सनालिटी आता है, लेकिन मोती को बनने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाद में उसको छिप में जहाँ बनता है उसको तोड़ के, उसका कवच तोड़ के बाहर आता है, तब जाके उसकी सुंदरता निखरती है। यानी अपने आप में बड़ा बदलाव लाने के बाद अच्छा परिणाम प्राप्त कराने का गुण ये चित्रा नक्षत्र दर्शाता है। यानी ये तुला का गुरु चित्रा नक्षत्र में जो उनका एक इमेज को पूरा बदलाव लाने की ओर ले जाने का प्रयास करता है। चित्रा नक्षत्र के देवता विश्वकर्मा है, यानी वो देवताओं के इंजीनियर कहो या आर्किटेक्ट कहो, जो भवन भी बनाते हैं और अस्त्र शस्त्र भी बनाते हैं, सब कुछ देवताओं के लिए निर्माण करने का काम करते हैं। लेकिन ये चित्रा नक्षत्र के देवता विश्वकर्मा वो एक ऐसे देव है जो कभी भेदभाव नहीं रखते, यानी वो देवताओं और दानवों दोनों में कोई भेद नहीं रखते। वो देव होने के बावजूद दानवों के लिए भी भवन निर्माण का काम करते हैं, दानवों के लिए भी अस्त्र शस्त्र बनाने चले जाते हैं या बनाने का काम करते हैं। उनके लिए देव हो या दानव हो, सब एक समान है, सबको सहायता करते हैं। तो ये, और यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में गुरु होने से ये भी एक उनके अंदर एक गुण आता है कि एक समान दृष्टिभाव सब पर रखना, कोई भेदभाव न रखना, वो एक धीरे धीरे डेवलप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी मंगल वो नवम भाव में सूर्य के साथ है, उस पर राहु, शनि और गुरु की सभी की दृष्टि पड़ती है। अब दूसरा भाव हम ज्यादातर राजनेताओं के लिए
हम उनकी वाणी, वो कैसे बात करते हैं, वो सब बारे में चर्चा करते हैं। तो ये मंगल जो है दूसरे भाव का स्वामी, वो आद्रा नक्षत्र में है, और आद्रा नक्षत्र जो है वो उसके देवता रुद्र हैं। तो ये संयमित नक्षत्र है, यानी उनको गुस्सा आता है तो अचानक से आता है। और बड़ी बात यह है कि वाणी में स्पष्टता, काफी स्पष्टता भी दिखाई देती है, कोई अस्पष्ट बात नहीं करते, क्योंकि आद्रा नक्षत्र के गुण में ये होता है कि वो कोई गोल मटोल बात नहीं करते, वो जो बोलते हैं वो सीधा और सीधी बात करते हैं। तो ये एक चीज देखने को मिलती है। दूसरे भाव से अगर हम कुटुंब की भी बात करें, बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिली है मुझे, तो फैमिली, तो उसका स्वामी मंगल, ये सूर्य के साथ है नवम भाव में। नवम भाव पिता का भाव होता है, पिता का कारक भी सूर्य है, वो वहां पर बैठा हुआ है, और सूर्य मंगल दोनों वहां पे इकट्ठा हुए हैं, और उस पर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि ये साफ दर्शाता है कि राज सत्ता से संबंधित कुटुंब में ही उनका जन्म हुआ है। वो फैमिली जो राज सत्ता से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आते हैं हम तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जो कम्युनिकेशन या संवाद का भाव हम बात करेंगे, तो उसमें चंद्र जो है वो मूल नक्षत्र में है। तीसरे भाव का स्वामी गुरु वो लग्न में है। तो दोनों ही शुभ ग्रह हैं, जो तीसरे भाव में बैठा हुआ है वो तीसरे भाव का स्वामी है वो। तो उनकी जो संवाद है, वाणी में, बातचीत में, कम्युनिकेशन में काफी स्पष्टता, और चंद्र जो है मूल नक्षत्र में होने से कोई भी बात के टॉपिक के रूट तक, मूल उसके कहाँ तक उसकी डेप्थ है वहाँ तक जाके बात करने का उनका नज़रिया होता है, और बातचीत करने में भी सौम्यता भी होती है और स्पष्ट बात होती है। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे फिर से दर्शाता है कि गोल गोल घुमा के या गोल गोल जवाब ना दे के सीधा स्पष्ट जवाब देने का एक उनका एटीट्यूड रहता है, या उनके अंदर एक ऐसे गुण दिखाई देते हैं, अंदर उनके होते हैं। अब आते हैं हम चौथे भाव में। चौथा भाव जो माता का भाव है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है। चौथे भाव जो माता का भाव का स्वामी है शनि, वो कुंडली में इनका चर आत्मकारक भी है। मोदी जी में भी मोदी जी की कुंडली में भी शनि चर आत्मकारक था है। यहाँ पर राहुल जी की कुंडली में भी शनि योग कारक है और चर आत्मकारक है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी भी है, प्रबल योग कारक तो है ही, और उसकी स्वयं की दृष्टि, शनि की ही दृष्टि सप्तम भाव से सीधी चौथे भाव पर 10वीं दृष्टि भी पड़ती है, और शनि के ऊपर गुरु की शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है। यानी जो भाव अपने भाव को देखता है और उसको अगर शुभ ग्रह भी दृष्टि करता हो तो वो भाव अपने आप बहुत ही बलवान हो जाता है। यानी इसकी वजह से चौथा भाव बहुत ही बलवान बन रहा है। और एक और चीज है कि चौथे भाव पर शुक्र की भी सीधी दृष्टि पड़ती है, तो यानी माता का आशीर्वाद बहुत है उनके ऊपर, और माता से लगाव भी बहुत अधिक है, ये स्पष्ट रूप से निर्देश हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम पंचम भाव। पंचम भाव जो कि विद्या अभ्यास हम देखते हैं, और एवं मंत्रणा, मंत्रियों के लिए मंत्रणा या मंत्री पद, ये देखते हैं हम। पंचम भाव में राहु शतभिषा नक्षत्र में है, उसके देवता वरुण देव है। वरुण देव एक ऐसे देव है कि जो स्वयं सूर्य और वायु देव को भी मार्गदर्शन करते हैं। हम घर पे कोई भी पूजा कराते हैं, चाहे सत्यनारायण की पूजा कराओ या कोई छोटा सा हवन कराओ, तो जब भी कोई महाराज हमारे घर पंडित आता है पूजा कराने के लिए,
तो गणपति पूजन, माता जी का पूजन, शिव जी का पूजन, ये करने के बाद एक कलश पूजन करते हैं, हम कलश का स्थापन करते हैं, उसके ऊपर हाथ रख के वो पूजा कराते हैं। वरुणाय नमः, वरुणाय नमः, वरुणाय नमः, ऐसे मंत्र बोला के पानी डाल के अंदर वो पत्ते डाल के ऊपर श्रीफल रख के वो वरुण देव है। वरुण देव के बगैर स्थापन पूजा अधूरा रह जाता है। इतना बड़ा महत्व है ये नक्षत्र देवता वरुण देवता का। तो हर पूजा विधि में हम वरुण देव का पूजन करते हैं और कलश स्थापन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम धर्म और धर्म पालन करते रहे, धर्म के साथ जुड़े रहे और धर्म पालन करते रहे। यह नक्षत्र कहीं ना कहीं हमें कुछ पूर्व जन्म के अधूरे रह गए कर्मों के साथ भी जोड़ता है, जो हमें इस जन्म में बाकी रहे तो पूरे करने हैं। राहु पर धर्म के कारक गुरु की शुभ दृष्टि, भाई यहां पर बैठा हुआ है राहु और उसके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि है, यानी कि मंत्रणा या अभ्यास के बाबतों में ये शुभत्व प्राप्त होता है। और नक्षत्र का नाम है, मैंने कहा शतभिषा, इसमें 100 तारे हैं, या इसका दूसरा नाम है शत तारा, यानी 100 तारे हैं, पूरा तारों का झुंड है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इसमें भी जो इस नक्षत्र वाले इंसान या उसमें जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे गुण लेके बैठा हुआ है, बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड उसके अंदर गुण आ जाते हैं। तो इनके विद्याभ्यास या मंत्रणा या डिस्कशन के बारे में वो काफ़ी कुछ सब्जेक्ट में अच्छा ज्ञान धराते हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट में वो अच्छे से संवाद भी कर सकते हैं, मंत्रणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पंचम भाव में पूर्णतः शुभत्व प्राप्त होता है। लेकिन वरुण देव जो है उनकी एक खासियत है कि बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं और जो सत्य की राह और धर्म पथ पर चलता है उसी को सफलता देता है। यानी कड़ी परीक्षा लेने का कार्य करते हैं वो सत्य और धर्म की राह पर चलाने के लिए, और जो वो चलना स्टार्ट कर देता है तो फिर उसमें ये वरुण देव शततारा नक्षत्र के देवता सफलता अवश्य देते हैं। तो ये उनको बड़ी मेहनत, सत्य और धर्म के पथ पर चलने का सब मार्गदर्शन देंगे, और जब उसका समय आएगा तब वो पंचम भाव में होने से और गुरु की कृपा होने से अपने आप वो मंत्री पद अवश्य दिलाएगा। पंचम भाव पर केतु की भी दृष्टि है, तो कई बार मंत्री पद का वो उनको मिलने होने के बावजूद भी उसको मोह नहीं कराता और उससे दूर कर देता है। तो ये पंचम भाव से ये उनको मंत्री पद तो मिलना तय ही है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे भी वो तो काफ़ी समय से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही, पहले भी उनके पास सत्ता थी, लेकिन वो उस टाइम पे भी वो कोई भी मिनिस्ट्री ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, वो अलग बात है। दूसरी एक बात देखते हैं, तो पंचम भाव एवं पंचमे शनि, ये दोनों जगह पर गुरु की पूर्ण और स्पष्ट दृष्टि है कि मंत्री पद मिलना तो तय ही है। पंचम भाव पर भी है दृष्टि गुरु की और पंचमे शनि पर भी है, किंतु कड़ी तपस्या के बाद एवं धर्म पथ पर रहना ये बहुत जरूरी है, ये स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं, क्योंकि गुरु भी धर्म का कारक है और उसकी दृष्टि दोनों जगह है, पंचम और शनि दोनों पर। आम जनता का कारक भी शनि है, इसलिए आम जनता के साथ सबसे पहले जुड़ना, उनके साथ रहना वो बहुत जरूरी है, उनके सतत संपर्क में रहना, तब जाके पंचम भाव अपने आप जागृत होगा और उसका फल प्राप्त होना शुरू होगा। इस तरह का कहीं ना कहीं वो निर्देश कर रहा है। और हमें लगता है कि शायद पिछले एकाध साल में जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद लोगों से जुड़े, तो उनका एक अलग से प्रतिभा दिखाई देने को मिला है हमें, एक नए राहुल गांधी हमें दिखाई देते हैं। तो अब आते हैं हम छठे भाव,
जो कि ज़्यादातर हम रोग, शत्रु ये वगैरह हम देखते हैं। तो छठे भाव का स्वामी गुरु है, वो लग्न में है। छठा भाव स्वयं पाप कर्तरी में है, एक और शनि है, एक और राहु है। छठे भाव का स्वामी गुरु अपने ही भाव से आठवें भाव में है। यानी ये सब पॉइंट देखा जाए तो छठा भाव अपने आप वीक हो गया। यानी खराब भाव जो होता है, अशुभ भाव, खुद स्वयं वीक हो जाने से, यानी अशुभ हो जाने से शुभत्व प्राप्त हो जाता है। यानी शत्रुओं बहुत अधिक प्रभावी होने के बावजूद वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता भी देता है। शत्रु कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अपने आप ये छठा भाव खुद ब खुद वीक हो गया है। शत्रु अपने आप खड़ा होगा फिर कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ खड़ा होगा एकदम कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये उससे एक हमें जानने को मिलता है। अब आते हैं सप्तम भाव में, जो कि ज़्यादातर हम विवाह देखते हैं। तो सप्तम भाव में शनि भरणी नक्षत्र में है, जो कि नीचस्थ हो जाता है। शनि और खास करके मेष राशि में भरणी नक्षत्र में ही उसका पूर्णतः नीचत्व प्राप्त होता है। तो यहाँ पर शनि पूर्णतः नीचस्थ हो चुका है। हो सकता है इसकी वजह से उनका विवाह डिले हुआ हो, लेट हुआ हो, अभी तक नहीं हुआ। उसके पर केतु की भी दृष्टि है, जो कि उनको थोड़ा दूर कराता है। एक कारण और भी है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो शायद आपको ज्योतिष में बहुत कम देखने को मिलेगा। मेरे ज्योतिष मित्रों के लिए भी ये मैं जानकारी प्राप्त करा रहा हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट कारण जो उनका विवाह जो विलंब किया है अभी तक, उसका जो मुख्य कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कि विवाह का कारक शुक्र। अब शुक्र वो पुष्य नक्षत्र में बैठ गया है, कर्क राशि में, वो पुष्य नक्षत्र में। तो शुक्र पुष्य नक्षत्र में बैठना विवाह के लिए शुभ नहीं होता। क्यों? उसका मैं कारण समझा। सभी 27 नक्षत्रों के अलग अलग देवता है। मेरे एपिसोड देखते ही आपको पता चल गया होगा कि मैं हमेशा नक्षत्रों के जो देवता है उसी के साथ जोड़ के बात करता हूं। लेकिन जो 9 ग्रहों है उसमें केवल बृहस्पति, गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जिनको एक नक्षत्र का देवत्व प्राप्त है, यानी उनका पूरा मालिकी हक प्राप्त है। वो है पुष्य नक्षत्र, जिसके देवता स्वयं बृहस्पति है। वो उनको उनकी तपश्चर्या के फल स्वरूप शिव जी ने दिया था। इसीलिए तो हम लोग जो पेपरों में आता है, टीवी में आता है, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, यानी गुरुवार और पुष्य नक्षत्र हो उस दिन हम लोग सोना चांदी खरीदने जाते हैं, या फिर उस दिन हम कोई पूजा पाठ का अनुष्ठान करते हैं, घर पे सत्यनारायण की कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, या हम मंत्र जाप करते हैं। तो ये जब जो धार्मिक कार्य है उसके लिए और दूसरे कार्यों के लिए ये पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ फलदायक है। किंतु आप देखिए, कभी भी पंडित जब आप विवाह का मुहूर्त, लग्न का डेट निकलवाने जाएंगे किसी पंडित के साथ कि भाई ये शादी का मुहूर्त निकालो, शादी के मुहूर्त में कभी भी पुष्य नक्षत्र नहीं होता, क्योंकि पुष्य नक्षत्र विवाह के लिए वर्जित है। इसीलिए ये विवाह से जुड़ा हुआ नक्षत्र नहीं है। और जब विवाह का कारक शुक्र पुष्य नक्षत्र में चला जाता है तो विवाह के लिए ये बाधा उत्पन्न करता है। और किंतु बाकी सब चीजों के लिए यही शुक्र पुष्य नक्षत्र में, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में बैठने के बाद बाकी सब कार्यों में अवश्य सफलता प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये शायद जान के बहुत अच्छा लगा होगा। किंतु अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव और सप्तमेश मंगल ये दोनों पर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज की कृपा होने से आज नहीं तो कल, 1-2 साल बाद विवाह तो होना तय है, ये होगा।
अब आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में बुध रोहिणी नक्षत्र में है। बुध का रोहिणी नक्षत्र में होना ये अलग से इंटेलेक्चुअल पैदा करता है, विचार और प्रबल बुद्धि प्रदान कर देता है। जो भी बोलता है वो सोच समझकर वाणी का प्रयोग करता है और हाईली इंटेलिजेंट इंसान को बनाता है। अष्टम और अष्टमेश ये दोनों ही पाप कर्तरी में है, इसलिए अष्टम भाव भी अपने आप एक शुभ भाव बन जाता है और शुभत्व आता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नवम भाव जहाँ पे सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल आद्रा नक्षत्र में है। नवम भाव से हम पिता और धर्म और आध्यात्मिक ये सब चीजें देखते हैं। नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ है और उस पर गुरु की दोहरी दृष्टि है, यानी जो राशि दृष्टि आती है नवमी दृष्टि और नक्षत्र की भी दृष्टि है। तो ये स्पष्ट होता है कि गुरु की इतनी अच्छी दृष्टि सूर्य पर आने से कि जो पिता है, पिता के भाव में पिता का कारक बैठा है, उस पर गुरु की दृष्टि है। तो जो पिता जो है वो राज सत्ता से जुड़े हैं, क्योंकि सूर्य भी राज सत्ता का कारक है। तो पिता राज सत्ता से जुड़े हैं या पिता को राज सत्ता प्राप्त है। लेकिन सूर्य मंगल पर, सूर्य और मंगल दोनों एक साथ है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि पड़ती है। और नवम भाव का स्वामी बुध अपने भाव से द्वादश भाव 12वें भाव में चला गया और लग्न से अष्टम भाव में होने से यह भी थोड़ा को दर्शाता है कि पिता की जो राज सत्ता थी वो बहुत ज़्यादा न रही और पिता का साथ भी बहुत ज़्यादा समय न रह पाया। तो ये चीज़ दिखता है। उसके साथ हम और भी चीज़ देखते हैं। नवम भाव में सूर्य यह भी स्पष्ट करता है कि उनके अंदर धर्म पथ पर चलने की भावना बहुत बहुत अधिक है। बहुत ही अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति अंदर से है। ये उनकी जो मॉरलिटी है, ऑनेस्टी है, वो बहुत ही है। किसी का बुरा तो वो देख ही नहीं सकते। किसी का चाहे तो भला करे तो करे, नहीं कर सकते तो दो हाथ जोड़ देंगे, लेकिन बुरा किसी का नहीं सोच सकते, न किसी का कर सकते हैं। दूसरी बात कि सूर्य राज सत्ता का कारक है और उस पर गुरु की दृष्टि होने से कि उनको भी आज नहीं तो कल सत्ता तो मिलना तय है। और अगर देखा जाए, बहुत ही सिंपल वे में देखा जाए, तो उनको तो जन्म से ही सत्ता मिली हुई है, पैदा होते ही, क्योंकि सूर्य पर गुरु की दोहरी दृष्टि है, दोनों ही शुभ भाव में बैठे हुए हैं। आज वो चाहे सत्ता में, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट न हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, वो चाहे वो कर सकते हैं, वो चाहे वो कार्य करवा सकते हैं। आज भी वो चाहे तो भाजपा की सरकार में भी कोई अपना काम करवा सकता है। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वो चाहे वो काम करवा सकते हैं। यानी सत्ता में वो हो या न हो, फिर भी सत्ता पर पकड़ तो वो पहले से उनकी है ही, बाय बर्थ डिफॉल्ट ये है ही। फर्क इतना है वो पद है कि नहीं। एक एक एक, एक क्या बोलते हैं, एक हमारा डेसिग्नेशन कि वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो नहीं है, फिर भी उनके पास सत्ता तो अपने आप है। तो राज सत्ता तो उनको जन्म से ही मिली हुई है, किंतु अब जो सत्ता मिलनी है वो उनके खुद के बलबूते पर सत्ता पानी है और मंत्री पद पाना है। तो वो कब मिलेगी? जब ये सूर्य पर जो राहु और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, जो उसमें विघ्न डाल रहे हैं, उसको खुश करके या शांत करके। अब राहु और शनि क्या है? वो जो पिछड़े वर्ग, मजदूर वर्ग या सामान्य जन जो है, आम जनता, ये सब जो है ये राहु और शनि दर्शाता है। तो उनके साथ रहकर, उनके साथ जुड़कर
ये शनि राहु की जो दृष्टि का प्रभाव हम कम करके प्रजा के साथ रह के फिर हम ये सत्ता उनको अपने बलबूते पर तभी मिल सकती है। सूर्य आता है मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र का देवता सोम है। सोम के दो अर्थ हैं। एक तो सोम रस जो एक तरह का अमृत है, जो देवताओं पीते हैं, उससे उनको शक्ति प्राप्त होती है और अमरत्व प्राप्त होता है। और दूसरा उसका नाम है हम चंद्र, जो शीतलता देता है। तो सूर्य जो मृगशिरा नक्षत्र में होने से और वो भी नवम भाव में होने से यह भी स्पष्ट होता है कि उनकी राज सत्ता, मैंने कहा अमरत्व जैसी है, जन्म से ही वो लेके आए हैं और मरते दम तक सत्ता तो उनके पास रहेगी, क्योंकि वो चाहे मंत्री पद हो या न हो। नवम भाव पर चंद्र की भी दृष्टि है और सूर्य चंद्र की आपस में एक दूसरे से दृष्टि पड़ती है। धीरे धीरे ये सूर्य आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। इस नक्षत्र में सूर्य एक चीज ये भी गुण देता है कि बहुत ही बेबाक बात रखने की ताकत देता है। किसी भी तरह की घबराहट नहीं होती और अधर्म और अन्याय के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई करने की क्षमता सूर्य को ये मृगशिरा नक्षत्र में प्राप्त होती है। अब आते हैं हम दसम भाव में। दसम भाव में शुक्र है और वो कर्क राशि में है। 10वें चंद्र है, वो तीसरे भाव में है। उसके ऊपर सत्ता कारक सूर्य की दृष्टि है, ये एक राजयोग बनता है। दसम भाव में शुक्र, मैंने कहा वो पुष्य नक्षत्र में है, यानी उसके देवता बृहस्पति स्वयं है और बृहस्पति स्वयं शुक्राचार्य की राशि में बैठे हुए हैं। तो एक चीज ये भी है कि बृहस्पति स्वयं पुष्य नक्षत्र के देवता है और वो भी केंद्र में बैठे हुए हैं। ये दोनों ही टीचर गुरु शुक्र और बृहस्पति केंद्र में हैं, तो ये एक तरह का प्रबल राजयोग करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सूर्य, मंगल, शनि सब पर पड़ती है और बृहस्पति के नक्षत्र में दसम भाव में शुक्र होने से मैंने कहा राजकीय कार्यों, राजकीय सत्ता से शुभ कर्म ये अवश्य कराएगा और अवश्य ही राज्य सत्ता उनको आज नहीं तो कल मिलने की संभावना दिखाई देता है और राजकीय कार्यों से हमेशा जुड़े रहेंगे। अब आते हैं 11वें भाव। 11वें भाव में केतु है, सिंह राशि में मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र के देवता पितृओं है, हमारे फोर फादर्स जो इस लोक से उस लोक में जा चुके हैं। तो ऐसा है नक्षत्रों की किताबों में कि वो जो आत्माएं हैं वो मघा नक्षत्र में निवास करती है जब तक उनको फिर से नया शरीर प्राप्त ना हो। तो हर किसी के जो पितृ है वो वहीं पे निवास करते हैं। तो उनको पितृओं के आशीर्वाद की जरूरत को भी अच्छे से समझाता है और पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों को भी आगे ले जाने के लिए मदद रूप करता है कि जो पूर्व जन्म के बाकी रह गए कर्म वो हमें किस तरह से आगे ले जाने हैं, वो पितृ वहाँ से मार्गदर्शन देते हैं। मघा नक्षत्र इंसान की कुछ खास कमजोरी भी दर्शाता है, किंतु वो जो पूर्व जन्म की से जुड़ी हुई जो उसकी जो कमजोरी है उसका सामना करना और उस कमजोरी पर जीत कैसे हासिल करना वो भी हमें मघा नक्षत्र सिखाता है। और वो काम करके पार करना, उस कमजोरी को हम जीत के बाहर निकलना, फिर सफलता का कार्य या सफलता हमें प्राप्त होती है, ये हमें सिखाता है। दूसरी महत्व की बात फिर से यहाँ पे आता है, 11वें भाव का स्वामी सूर्य है, वो स्वयं अपने भाव से 11वें भाव में यानी नवम भाव में है। यानी जीवन में सत्ता के लिए लाभ तो स्पष्ट है,
तो पितरों के आशीर्वाद उनके पास हमेशा है, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और यही मघा नक्षत्र उनको पूर्व जन्मों की पीड़ा से लड़ना और उससे कैसे जीता जाता है वो भी सिखाता है और सिखाएगा। आशा रखता हूँ आप सबको ये विश्लेषण बहुत पसंद आया होगा। आप सब मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि राहुल जी की कुंडली में 2024 के चुनाव में क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, उसका भी एक विश्लेषण का अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।